भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो भागों में एक बड़ा इंटरव्यू दिया। एक तो देश की आर्थिक स्थिति के बारे में और दूसरा राजनीति के बारे में, और विपक्ष उन पर निशाना लगा रहा है। विपक्ष की नियत, विपक्ष के अधिकार पर उन्होंने कुछ सवालिया निशान उठाए। ये कहना आवश्यक हो जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर गलत बयानी करते हैं। जो वो कहते हैं तथ्य उसको नकारते हैं। चाहे वो भारत की आर्थिक हालात की बात हो, प्रगति की बात हो, रोज़गार पैदा करने की बात हो, विदेशी निवेश आने की बात हो, और मैं वो सारा बात आपको आज बताऊंगा। पर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि देश का दुर्भाग्य ये है कि 2014 से आज की तारीख तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुर्भावना से काम करते हैं। उनके अंदर कटुता है, कड़वाहट है। वो विपक्ष को राजनैतिक और वैचारिक विरोधी के रूप में, विशेष तौर पे कांग्रेस को ना देखकर व्यक्तिगत विरोध बना रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री को कई बार कहा, प्रजातंत्र के अंदर अलग विचार हैं, अलग विचारधाराएं हैं, अलग राजनीतिक दल हैं। विपक्ष का संसदीय प्रणाली में और प्रजातंत्र में एक अधिकार भी है और दायित्व भी है, दोनों, कि सरकार का विरोध करें। अगर गलत नीति है, जन विरोधी नीति है, उसका विरोध करें और अपनी बात जनता के पक्ष में समक्ष रखें। पर इनकी मानसिकता नहीं बदली। जो अभी पिछले 2 दिनों में, 3 दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उससे स्पष्ट है कि 2013 में जहाँ से इन्होंने अपनी सफ़र की शुरुआत की थी, राजनीतिक सफ़र में तो अहमदाबाद से दिल्ली आ गए, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री हो गए, पर उनकी मानसिकता में कोई इजाफा नहीं हुआ, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ। वही टकराव की मानसिकता है और वही इलेक्शन मोड में, प्रचार मोड में माननीय प्रधानमंत्री हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि वो उससे बाहर नहीं निकले, उसे देश का अहित हुआ है। चाहे वो शासन की बात है, प्रशासन की बात है, विकास की बात है। अगर प्रधानमंत्री को इस बात पर आपत्ति है कि कांग्रेस विपक्षी दलों की एकता कायम करके उनको हटाना चाहती है, तो हमारा प्रश्न एक है कि वो विपक्ष से और कांग्रेस से क्या अपेक्षा करते हैं कि हम उनका विरोध नहीं करेंगे। हैरत की बात है कि प्रधानमंत्री को शिकायत विपक्ष से इस बात की है कि उनका विरोध करते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। ये व्यक्ति की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सत्ता में, अहंकार में इतना बहक गए हैं कि अपनी तुलना राष्ट्र से करने लग गए। प्रधानमंत्री को और इस सरकार को हराना ज़रूरी है, हटाना ज़रूरी है। व्यक्ति की बात नहीं, देश के हित में ज़रूरी है कि इनको सत्ता से हटाया जाए। उसके लिए समान विचार वाले विपक्षी दलों का एक होने में कोई गलत बात नहीं है, वो प्रयास करना गलत नहीं है। कई बार शर्मिंदगी आपको, हमको उठानी पड़ती है जब हमारे प्रधानमंत्री तथ्यों का गलत रूप से प्रस्तुत करते हैं। कई बार उन्होंने किया। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी कर्नाटक चुनाव के दौरान, मैंने बताया था कि इनको ये नहीं मालूम देश के प्रधानमंत्री को कि करियप्पा कब
भारत की सेना के मुखिया बने थे। 1947 में कौन मुखिया थे? तो जनरल रॉय बुचर अंग्रेज़ थे। उसके बाद करियप्पा बने, उन्होंने थिमैया को बना दिया। उन्होंने चीन के साथ जब युद्ध हुआ था उसमें करियप्पा और उनका झगड़ा बता दिया। दोनों सेवानिवृत्त हो चुके थे, वो मैं ब्यौरा दे चुका हूँ, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। देश के प्रधानमंत्री को थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। कोई इसमें शर्म की बात नहीं, अगर कागज़ साथ रख लें, भूल जाते होंगे तो कागज़ साथ रख लें, और अगर किसी ने गलत बताया उसको निकाल देना चाहिए उनको कार्यालय से। उसी तरह इन्होंने अभी जो इंटरव्यू दिया उसमें कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस में पंचमढ़ी का अहंकार है, उसको छोड़ के अब कांग्रेस दूसरे दलों से बात कर रही है। प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना ज़रूरी है कि पंचमढ़ी के बाद शिमला में हुआ था कांग्रेस का शिविर। तो शिमला में प्रस्ताव हुआ था, उसी के आधार पर 2004 में यूपीए का गठन हुआ था, उसी के आधार पर सरकार बनी थी, सत्ता परिवर्तन हुआ था। तो अगर एक शिविर का जिक्र किया, थोड़ा समय लगा लेते, दूसरे शिविर का भी प्रस्ताव पढ़ लेते, क्योंकि उन्होंने शायद नहीं पढ़ा। जो पूरी उम्मीद है बीजेपी के पास होगा, आरएसएस के पास होगा, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उनको दिया जाए, और उनके कार्यालय की। जहाँ तक सवाल है, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इस विषय में नहीं पढ़ना चाहते, पर पढ़ भी रहे हैं और निरंतर रोज़ पढ़ते हैं, दिन में कई बार। कोई दिन नहीं छूटता जब वो कोसते ना हो, कोई दिन ना हो जब वो गलत बयानी ना करते हो, गलत दावे ना करते हों। क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये राष्ट्र हित से प्रभावित अलायंसेस नहीं हैं, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की सोच है। हमने प्रधानमंत्री से इसका प्रमाण पत्र तो नहीं मांगा, उनसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा, पर स्वयं के लिए कहते हैं कि 1977 में और 1989 में, 1989 में, 89 में जो उन्होंने किया वो ठीक किया, कि उसमें एक साझा हित था, इसलिए अलायंस था अपनी डेमोक्रेसी को बचाने का, इमरजेंसी की वजह से। 43 साल के बाद पहले तो उनको ये याद रोज़ आती है, उसका जवाब हम दे चुके हैं, मैं भी, मेरे साथी भी, उसको नहीं दोहराऊंगा आज। पहले तो 1989 में कौन सी, 1989 में कौन सी डेमोक्रेसी को खतरा था? मेरा सवाल है प्रधानमंत्री से, कम से कम इतिहास से मजाक मत करें, कोई ऐसी बात नहीं थी। और जहाँ तक 1977 की बात है, प्रधानमंत्री का यह दावा है, वास्तविकता एक और भी है कि जिस संगठन से ये संबंध रखते हैं, जिन्होंने कहा कि उन्होंने जेपी के आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मैं आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि 2 पत्र आरएसएस के प्रमुख बाला साहब देवरस ने लिखे थे। पहला 22 अगस्त 1975 को, उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, जिसमें उन्होंने सराहना करी थी इंदिरा जी के कार्यक्रम की, पुष्टिकरण किया था जो उन्होंने लाल किले से घोषणा की थी 20 सूत्री कार्यक्रम की, और ये कहा था कि आपने बहुत अच्छा भाषण दिया और आपने अच्छा कार्यक्रम दिया, संघ आपके साथ है, हमारी पूरी शक्ति साथ है, हम इसके प्रचार प्रसार के लिए, क्रियान्वयन के लिए काम करने को तैयार हैं। दूसरी चिट्ठी बाला साहब देवरस की है 10 नवंबर 1975 की, जिसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, वो आज भी कहते हैं, ये सबसे बड़ा पाखंड और मजाक है देश के साथ, और हमने जेपी मूवमेंट में हिस्सा बिल्कुल नहीं लिया। आप हम पर से पाबंदी हटा दें, हमको छोड़ दें, हम आपके लिए काम करेंगे और आपके जो कार्यक्रम है उसकी कामयाबी के लिए काम करेंगे।
तो प्रधानमंत्री जी, बीजेपी दोनों उन पत्रों को पढ़ लें, और आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि वो चिट्ठियाँ लिखी थी और आपके दावे अलग हैं। ये तो ऐतिहासिक सत्य है कि मैं नरेंद्र मोदी जी की तरह से नहीं कहता कि जो कागज़ देखा ना हो उसको जिक्र कर दूं, और लोग जो अलग अलग सदियों में पैदा हुए उनको एक साथ वार्तालाप में इकट्ठा कर दूं, जैसा उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी के साथ, संत कबीर के साथ और गुरु नानक के साथ किया। ये 11वीं शताब्दी में पैदा हुए, संत कबीर 1398 में जन्म हुआ और गुरु नानक जी का 1469 में, 15वीं सदी में। इन तीनों से माननीय प्रधानमंत्री हैं देश के। पहले तो आपने करियप्पा और थिमैया का सुना था, अब आपने कबीर, नानक और गोरखनाथ भी सुन लिए। अब अगर आप लोग कृपा करके हमारी बात वहाँ तक पहुँचा दें तो शायद कोई त्रुटि निवारण हो जाए और देश का कल्याण होगा अगर प्रधानमंत्री सही कागज़ पढ़ना शुरू कर दे, और जो उनको गलत कागज़ दे रहे हैं, या तो उनके कार्यालय के अंदर, उनके संगठन के अंदर ऐसे लोग हैं जो शायद हमसे ज़्यादा उत्सुक है इसके लिए कि इनको हटाया जाए, लगता है ऐसा। जहाँ तक सवाल है इनको कि क्यों जाना आवश्यक है इस सरकार का, क्योंकि इन्होंने जनता से धोखा किया है, वायदा खिलाफ़ी की है, भारत के लोगों को ठगा है, देश के अंदर अत्याचार बढ़ गया है, देश की छवि पूरी दुनिया में ख़राब हो रही है, हर दिन ख़राब हो रही है। चाहे वो महिलाओं बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है, चाहे वो लोगों को जिंदा पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, विजिलेंटेस घूम रहे हैं। ये तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं नरेंद्र मोदी जी की, जो उन्होंने देश की हालात इनके शासनकाल में, जिसको सुशासन कहते हैं, अगर ये सुशासन है तो कुशासन क्या होगा, ये प्रश्न उठता है। साथ में आज बदहाली है, अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा चुकी है। प्रधानमंत्री ने इसी साक्षात्कार में कहा, मेरे साथियों ने इस पे कई बार टिप्पणी कर ली, चिदम्बरम जी कह चुके, रणदीप कह चुके, अभिषेक कह चुके, तो उस बात को मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं अभी ताज़ी बात कर लूँ, क्योंकि उन्होंने कहा, कई बार कह चुके कि बड़ी कमज़ोर इकोनॉमी इनको छोड़कर गए थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह तो अर्थशास्त्री थे, फिर भी अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब थी। ज़रा गौर से सुनिएगा, 2014 में हम देश की जीडीपी को 10 साल में 4 गुना करके $2 ट्रिलियन की जीडीपी को छोड़कर गए थे। आज 2018 में जीडीपी केवल $2.6 ट्रिलियन है, और क्योंकि रुपया गिर गया है, डॉलर मजबूत हो गया, तो ये भी थोड़ी इसमें भी कमी आ गई होगी। वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि रुपया 69 पे पहुंच गया। देश का जो निवेश का दर था हमारे शासनकाल में 39% पहुंच गया था, औसतन 35-36 रहा। बीजेपी के शासनकाल में नेशनल इन्वेस्टमेंट रेट, निवेश का दर 28% है। 3 साल से निरंतर 28% है। फॉर 3 consecutive years it is stagnating at 28%. So it's shocking for the Prime Minister to be that ill-informed, or without any hesitation to mislead the people of India, making absolutely hollow, baseless and false claims about his performance, which has actually wrecked the economy of the country. And the statistics are enough to prove that. The national savings rate, which was 36% in UPA's time, which he inherited that bad economy, has fallen to 29%. लोग बैंक में पैसा नहीं जमा करा रहे। बैंक में इनके परिचित लोग बैंकों को लूट गए, बैंकों से पैसा गबन हो गया, फ्रॉड हो गए। जो लोग इनके घर में आना जाना था, इनके प्रतिनिधिमंडल में साथ जाने वाले लोग थे, बैठने वाले, इनके साथ तस्वीर खिंचाने वाले, वो हिंदुस्तान के बैंकों को बुरी हालत में छोड़कर चले गए।
लोगों को शक है, लोग आश्वस्त नहीं हैं, लोग भयभीत हैं कि मेरा पैसा बैंक में सुरक्षित है या नहीं। ये वातावरण इन्होंने पैदा किया। जीडीपी की बात है, मैं आज एक बार फिर आपके माध्यम से इनसे कहना चाहता हूँ, कृपा करके ओल्ड सीरीज़ और न्यू सीरीज़, आप पिछले 10 साल का नहीं देना चाहते तो 2012 से 2018 का दे दीजिए। उसमें ही दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी, सब सच्चाई सामने आ जाएगी कि जीडीपी की हालात क्या है। तो क्यों इन्होंने ना तो इकोनॉमी पे वाइट पेपर लाने को तैयार हैं, ना जीडीपी की ओल्ड सीरीज़ और न्यू सीरीज़ को रिलीज़ करने को तैयार हैं। ओल्ड सीरीज़ के मुताबिक 10 साल की हमारी जो एवरेज है उस 7.8% थी। 7.8% was a 10-year average under the UPA government, and they are barely 7% plus with the new series, new methodology of calculating GDP, which has an inbuilt bonus of 1.5 to 2%. If they were actually growing at that pace, then our GDP should have been minimum 3.6 trillion. At least in 5 years, they should have doubled from where we left, when we could quadruple in 10 years. These are the questions which I have of the Prime Minister. I would also like to mention here that besides rising unemployment, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेरोजगारी की बात नहीं, उसके डेटा का सवाल है, यही कहा उन्होंने। अब डेटा कौन देगा? हाँ, लैक ऑफ डेटा। अब लैक ऑफ डेटा कैसे, कौन देगा इनको? देश का जो चीफ स्टेटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, CSI, वो पद ही खाली है। TC आनंद होते थे, ही वॉज द चीफ स्टेटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। उनको कोई दूसरी जिम्मेवारी दे दी, उसके बाद अभी तक ढूंढ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या ये इंटरव्यू में शिकायत करते हैं कि बेरोज़गारी की समस्या नहीं है, लैक ऑफ डेटा है? आप खुद ही नहीं चाहते डेटा सामने आए? किसी ने, विपक्ष तो नहीं नियुक्ति करेगा, ये नियुक्ति तो उनको करनी है। कई चिंताओं की बातें हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी। हमारी जो जीडीपी है उसमें हाउस होल्ड सेक्टर का जो शेयर था वो 15.7% से गिर के 9.1% पे आ गया। दो बड़ी और चिंताएं हैं। बैंकों का मैंने जिक्र कर दिया, और उन्हीं बैंकों में से बीमार बैंकों को बचाने के लिए इन्होंने LIC को लाया, एक बैंक के लिए IDBI का, जिससे पॉलिसी होल्डर्स का जो पैसा है उसको रिस्क में डाल दिया। इनकी आदत बन गई है। जो अच्छा काम कर रही है PSUs या संस्थाएं, उनको भी बीमार करो। ONGC को बीमार किया GSPL लेके। ONGC के पास पैसा था, ज़बरदस्ती ज़बरन उनसे गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन वो उसको खरीदवाया, उसका 20-25 हज़ार करोड़ का कर्जा उठवाया। अब ये इन्होंने LIC के साथ किया है। पर और चिंता की बात है कि पिछले 2 महीने में हमारा फॉरेन एक्सचेंज 18 बिलियन का टूट गया। अब 18 बिलियन का आप रुपए में हिसाब कर लें तो आपका कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया हो गया। फंड्स का आउटफ्लो है। PM जब बॉम्बे में भाषण दे रहे थे कि यहाँ पे सब विदेश का पैसा आ रहा है, FDI आ रही है, ये आ रहा है। अभी पिछले कुछ महीने के अंदर इक्विटी और डेट दोनों से पैसा बाहर चला गया। कुल रुपया जो अभी 3 महीने में बाहर गया 46,190 करोड़ रुपया इक्विटी और डेट का आउटफ्लो है। So this is worrisome, startling,
And I must mention, please take the numbers. The outflow is 46,190 crores. I'm talking of recent months. And this is higher, much higher than the outflow of 2008 at the peak of the financial crisis. तो जब वित्तीय संकट था दुनिया में, आर्थिक संकट था, उसमें भारत से जो पैसा बाहर गया उससे कहीं ज़्यादा पैसा इनकी निगरानी के अंदर अब गया है। हम ये बात बताना ज़रूरी समझते हैं, कहीं ना कहीं बात हमारी सुनी जाएगी, कहीं छपेगी, कुछ आप दिखाएंगे, कुछ आप लिखेंगे, पर ये आंकड़े केवल आंकड़े नहीं हैं, इससे देश का और हमारे लोगों का भविष्य भी जुड़ा है। हमारा कर्जा बढ़ गया, 4 लाख करोड़ पिछले 2 महीने में भारत का कर्जा बढ़ा है, विदेशी कर्जा। हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो भंडार है वो 400 बिलियन पे आ गया अब गिर के, जो मैंने बताया गिरा है। हमारा एक्सटर्नल डेट which was $529.7 billion has risen to by $58.4 billion. $58.4 billion is the increase in the external debt of the country, which, as I mentioned, in rupees is 4 lakh crores or more. Same is the pitiable state with the exports. हम जहाँ छोड़ के गए थे, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $316 बिलियन 2014 का है। उसके बाद वो पहले तो गिरा 262 पे गया, इस साल 4 साल के बाद 302 पे आए हैं, 4 साल के बाद। हालांकि अब तक कम से कम 480 बिलियन को होना चाहिए था। तो आप खुद कैलकुलेट कर लें कि कितना नुकसान हो चुका है। अगर आप सिर्फ जो पहले साल का इनकी निगरानी में नुकसान हुआ था एक्सपोर्ट्स में, वही 4.5 लाख करोड़ है, अब तो 10 लाख 11 लाख करोड़ से ऊपर है। रुपया टूट रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की पहले तो सोच गलत है, नीति गलत है, दिशा गलत है। हमारा आग्रह है कि वो प्रचार की मानसिकता से बाहर निकल लें। अभी कई विषय हैं जिन पे उनको जवाब देना है। देश के हालात आपके सामने हैं। वो 100 स्मार्ट सिटीज़ जिस दिन बनेंगी, शायद आप में से कुछ लोग सौभाग्यशाली हो, आपके जीवन काल में मच जाए। बाकी प्राथमिकता का मैंने जिक्र किया, इनको बुलेट ट्रेन चाहिए। महाराष्ट्र गुजरात में गांव के लोग, आदिवासी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, जिनकी ज़मीन ज़बरदस्ती छीनी जा रही है। जिन्होंने मेट्रो दी देश को, उन्होंने क्या कहा है बुलेट ट्रेन के बारे में। अभी कल ही मुंबई के अंदर जो रेल पे जो ओवरब्रिज है गिर गया, और बरसात की वजह से जो आर्मी के पास इक्विपमेंट होती है युद्ध में, और बड़ी प्राकृतिक जब कोई विपदा आ जाए उसके लिए जो ब्रिजेस बना जाते हैं, प्रधानमंत्री और रेल मंत्री उसका इस्तेमाल मुंबई में ओवरब्रिज बनाने में करते हैं। मैं ज़्यादा विषयों पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक दिन हम में से कोई भी साथी केवल देश की रक्षा व्यवस्था और सुरक्षा पे भी बात करने वाले हैं। वो भी एक बहुत ही ऐसे गहरे संकट में है जो शायद लोग समझ नहीं पा रहे, और कहाँ आपकी तैयारी चली गई है, कितने दिन के लिए आप तैयार हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो एक विषय अपने आप में अलग है, और ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, बिकॉज ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म दैट इज़ प्रमोटेड बाय श्री नरेंद्र मोदी। तो मुझे अंत में यही कहना है कि जो भी इन्होंने ये कह रहे हैं, जो इनके दावे हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। मैंने काफ़ी आंकड़े आपको दे दिए,
अभी पिछले कल एक्सपोर्ट का निर्यात के और आंकड़े आ गए, वही 5 साल में सबसे कम। कोर सेक्टर की ग्रोथ पहले इनके यहाँ बहुत कमज़ोर है। निवेश दर तो मैंने आपको बता दिया। जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, नए उद्योग लगना, वो नगण्य है। और कोर सेक्टर फिर गिर गया, 3.3 पे गया है कल, जो 10 महीने का सबसे नीचा इनका है। पर 10 महीने इनकी सरकार के कार्यकाल के हैं। अगर 10 साल का देखें तब तो आपको चौंकाने वाली ये आंकड़े दिखेंगे। हम तो इन्हीं के 10 महीने की बात कर रहे हैं। इनके 4 साल में भी देखें, बेहतर ये होगा कि प्रधानमंत्री इन सवालों का जवाब दें और अपनी मानसिकता जो प्रजातंत्र से सीधा टकराती है उसमें थोड़ा सुधार लाने की चेष्टा करें। हमसे शिकायत मत करें कि हम उनको हटाना चाहते हैं। मैंने कह दिया है, उनको नहीं, इस सरकार का जाना राष्ट्र हित में आवश्यक है और हम उस काम को पूरा करके रहेंगे। प्रधानमंत्री को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है कि उनको हटाने के लिए हमको कौन सी रणनीति और रूपरेखा बनानी पड़ेगी। ये हमको सोचना है। उनको जिस काम के लिए जिम्मेवारी दी गई थी उस काम को करने में वो नाकामयाब रहे हैं, उसका उल्लेख हमने कर दिया। अंत में यही कहूँगा कि ये जो टकराव की इनकी नीति है, दिस माइंडसेट ऑफ continuous propaganda, he is in a perpetual election mode and wants to be in a state of conflict with the opposition. It is this Prime Minister who has prevented building of any national consensus on key issues. It is this mindset of confrontation which has come in the way, and Prime Minister and the government, I am charging now, are not interested in the monsoon session of Parliament. They have started conflicts on issues. Like in the last session, Prime Minister wants to run away from his accountability before the Indian Parliament. पिछला सत्र भी सत्ताधारी दल ने बर्बाद किया था और विपक्ष पे गलत आरोप लगाया था। अभी से बीजेपी और सरकार तैयारी में है कि जो मॉनसून का सत्र है उसको ख़राब किया जाए, ताकि जो कई सवाल जो पिछले सत्र में नहीं उठ सके और उस सत्र और इस सत्र के बीच में जो घटनाक्रम हुआ है उस पे से जवाबदेही से ये भाग जाएं, मुक्त हो जाएं। वो तैयार नहीं है अपने जवाबदेही के लिए। मुझे यही कहना था और मैं विराम देता हूँ। Thank you, sir. Take questions first from the suo motu, then from other topics. एक मिनट। देखिए, मेरी सहानुभूति है प्रधानमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री को कभी तो गंभीरता से बात करनी चाहिए। जिस पार्टी ने इनको इनके पाँव के नीचे से ज़मीन हिला दी गुजरात के अंदर, जो जहाँ पे ये और अमित शाह जी हैं, आपको मालूम है, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे 2/3 बहुमत कांग्रेस का मिला है। कांग्रेस का वोट 10% गुजरात में ही बढ़ा है, इनका 15% 14% गिरा है। कर्नाटक में हमारा वोट 38% है, हमारा अपना वोट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इनसे ज़्यादा है। चुनाव केवल विधानसभा की सीटों पे नहीं होते कि कौन राष्ट्रीय दल है। कांग्रेस हर गांव में है देश के। ठीक है, उतार चढ़ाव आते हैं और हम उस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि जहाँ कहीं हमारे में कमी आई, कमज़ोरी आई, हम कोशिश करते हैं कि अपने संगठन को मजबूत करके संघर्षरत रहें। पर उनकी सोच अप्रजातांत्रिक है। वो विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर सही माने में कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं है, कांग्रेस की कोई शक्ति नहीं है, कांग्रेस की तरफ से कोई चुनौती नहीं है, तो ये और अमित शाह और पूरी बीजेपी
सुबह से रात तक हर रोज़ हाय तौबा क्यों करती है कांग्रेस का नाम लेके? ये सवाल है। अगर है ही नहीं कुछ तो काहे कष्ट करते हैं? देश के बारे में बताओ, देश के बारे में चिंता करो। अगर आप सोचते हैं कि हमारे से उनको कोई चुनौती नहीं है तो ऐसी मन सोच में ये रहें। हम भी चाहते हैं ऐसे ही रहें। एक अफसोस ये रहेगा कि इनकी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। अगर हो गया होता तो स्वयं जाके इनको उसमें बिठा के जाते 2019 के अंदर कि सीधा जाइए जहाँ तक वो जा रही है। आपने कहा कि फैक्चुअल चीजें प्रधानमंत्री कई बार सही नहीं बोलते। बिहार में भी उन्होंने जो डाटा दिया था, जो बातें कही थी, नीतीश कुमार ने इस बात को सामने रखा था। और अभी आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने जो कबीर और बाकी लोगों की चर्चा की, क्या आपको लगता है कि आने वाले पार्लियामेंट सेशन में प्रधानमंत्री अपने भाषण में जो गलत तथ्य रखते हैं उस पर शॉर्ट टर्म डिसीजन का पॉइंट हो सकता है? नहीं, देखिए, हम तो नहीं चाहते। बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री स्वयं अपनी तरफ से सो मोटो एक बयान दे दें और कहें कि भाई ये मेरे को गलत कागज़ मिले थे, आइंदा ये नहीं होगा, क्षमा मांगता हूँ। तो अच्छा होगा, उसमें उनका कद छोटा नहीं होगा। मैंने अभी कहा, शायद आप नहीं थे अनिल, मैंने बताया कि जो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया है उसकी नियुक्ति नहीं हुई है। और मैंने कुछ समय पहले आप यहाँ ही एक पत्रकार वार्ता में बताया था कि जो CMI का डाटा है, जो हाउस होल्ड सर्वे का डेटा है, और EPFO का डेटा जो सरकार कहती है, उसमें दोनों में कितना फ़र्क है वो मैंने विस्तार से बताया था। क्योंकि सरकार का वो दावा भी गलत है। पहले तो कभी वो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का EPF का डेटा लाते हैं, उसमें वो जो इनफॉर्मल था वो उसमें फॉर्मलाइजेशन जो उसके प्लेटफॉर्म पे आ गए उसको बताते हैं कि नए रोज़गार हो गए, जो वो नहीं है। I am reminded in fact of what was happening once in the Roman Empire. Episode after episode. Chariot races, gladiator fights, bread eating competitions. And the empire collapsed. Here what is happening? One day there is one episode to discuss emergency, then episode to discuss GST, which was a hasty imposition of a flawed GST, the highest tax rates of any GST in the world, where 50% of the revenue has been kept out, which I have been saying it repeatedly, 45%. मैंने स्वयं कई बार कहा शुरू से, तो इसलिए नहीं कहता। अब ये नया ये स्वराज में इन्होंने इंटरव्यू दे दिया। फिर बाकी प्रधानमंत्री ने और भी कई एपिसोड्स चलते हैं कि कभी देश के प्रधानमंत्री की दीर्घायु हो और देश का कर्तव्य है उनको सुरक्षित रखना, और हम कांग्रेस पार्टी से बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता। हम दो बड़े अपने नेता प्रधानमंत्री खो चुके हैं, इंदिरा गांधी जी के रूप में और राजीव गांधी जी के रूप में। पर अब तो नई बात आ गई, क्योंकि ये भी एक एपिसोड है। हम चाहते हैं, हम उसको गंभीरता से लेते हैं, पर ये भी बात को गंभीरता से लेते हैं जो कहा जा रहा है कि अब नई गाइडलाइंस आएंगी, आ गई हैं, जिसमें उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी भी तलाशी की जाएगी, उनको भी अनुमति लेनी पड़ेगी कि वो कितना नज़दीक जा सकते हैं और कितना मिल सकते हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। मेरी तो हमदर्दी इनके कैबिनेट कोलीग्स के साथ है जो इतना अपमानित होके इनका स्तुतिगान करने से नहीं थकते। देखिए, योगी आदित्यनाथ को जो कपड़ा खुद को डालना पसंद है वो डालें, जो दूसरों को पसंद है वो दूसरे लोग डालेंगे। मुख्यमंत्रियों का ये काम तो नहीं होता। बाकी जो उनके राजनीतिक कपड़े हैं वो कष्ट में है, अगले साल पता लगेगा।
देखिए, इस पे तो गवर्नमेंट को नोटिस गया है ना, तो गवर्नमेंट उस पर जवाब दे दे। गवर्नमेंट ही कानून लाती है ना, गवर्नमेंट ही कानून बदलती है। फाइनेंस बिल में तो सरकार का पूरा अधिकार है, बहुमत उनका है, जो मर्जी करें तो बता दें। नहीं, प्रदीप, हमको 4 साल किसी ने रोका था कि पास ना होती, कहाँ से खबर ले आते जी। देखिए, जो एमएसपी को दुगना करने की बात कर रहे हैं, हमको उस पर संदेह है। जो इनकी प्रपोज़ल है, प्रस्तावना है, उसको हम बड़े गौर से, बड़ी बारीकी से उसको परखेंगे और उस पर हम डिटेल्ड कमेंट देंगे। क्योंकि मैं सिर्फ जब तक उसको पढ़ के, और हमारे कोई साथी उस पर विस्तार से आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। अगर कमियां ना हो तो देश के लिए, किसान के लिए अच्छा है, अगर हैं तो हम बताएंगे। So after ED raids, it has been revealed that Mehul Choksey owned Hyderabad gems that were worth 3,840 crores, but after the raids, only 102 crore worth jewelry was recovered. So that is only 3% of his jewelry, and all of that is still not recovered, whatever is recovered. You see, that's why they don't want the parliament to run. Because first of all, the government has been very cleverly and very dishonestly projecting lower and lower amounts of the bank fraud, which actually was beyond 90,000 crores when all these entities are put together. But they kept on dragging it down, finally to 24,000 crores. And they also magnified the seizures that were made. If you recall, in Parliament, in one of the briefing, I had commented that these are not the actual seizures, and the truth will come out. Because those were exaggerated claims made by the government to mislead the people, because the amount of the bank fraud was so big that the people were in a state of shock. So therefore, to make exaggerated claims about the seizures which were made by ED and other agencies, we had questioned them, and the truth is coming tumbling out. आनंद जी, आपने कहा गठबंधन, मोदी जी को गठबंधन से कहा गया कांग्रेस के, किन किन दलों से गठबंधन करेंगे आप लोग? उनका तो 40 दलों का गठबंधन है। देखिए, हमने स्पष्ट रूप में कहा है कि वो राज्य और हर राज्य से राज्य पे निर्भर करेगा, और कुछ चुनावी जो एडजस्टमेंट है वो चुनाव से पहले होगी, कुछ चुनाव के बाद। उसके लिए मेरा आपको सुझाव है, जो हमारा राजनीतिक प्रस्ताव है कांग्रेस के 84वें महाधिवेशन का, 84th प्लीनरी सेशन का, उसमें हमने इस रणनीति का खुलासा किया है। सो वी हैव ऑलरेडी stated what will be our strategy and what is our approach when it comes to the next general elections. We are very clear in that political resolutions which has been passed by the 84th plenary session of the Indian National Congress. सर, कांग्रेस सोशल मीडिया टीम की पूर्व सदस्य ने कांग्रेस सोशल मीडिया टीम में काम कर रहे एक सदस्य पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कर ली है। इस पर पार्टी का क्या रिएक्शन है? मुझे मालूम नहीं। क्योंकि इस पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा है कि ये कांग्रेस में पहली बार नहीं है, ये हमेशा ऐसा ही होता रहा है। और देखिए, मुझे बीजेपी की तरह और कांग्रेस पार्टी को जल्दबाजी में कीचड़ में कूदने की आदत नहीं है। वरना अगर उनकी जो शोहरत है बीजेपी की और उनके लोगों की, उससे आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। मैं अपनी ज़बान नहीं ख़राब करना चाहता। जो आपने ज़िक्र किया, मैं उस पे बारे में ज़रूर जांच करवाऊँगा, पूछूँगा सोशल मीडिया से,
महिला कांग्रेस की अध्यक्षा को भी जिम्मेवारी लगाएंगे कि जाके पता करो, सच्ची बात है। अभी तो एक आरोप है ना, आरोप है, हमको मालूम ही नहीं, मुझे तो अभी तक ये मालूम ही नहीं था। हम तो सोशल मीडिया कभी गलती से ज़रूर, वो भी जब आवश्यक हो जाता है ट्वीट करते, वरना मैं तो उस पर जाता नहीं, कुछ और भी काम है। प्रधानमंत्री जी की तरह से हमारे पास सैकड़ों लोग नहीं हैं जो दिन रात यही करते रहें और गलत लोगों को फॉलो करते रहें, जो ट्रोल्स कहे जाते हैं। धन्यवाद।